हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस 2023 से। तो साथियों दिल्ली पुलिस से स्टैटिक जीके के 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो साथियों ये हमारा पार्ट 23 होने वाला है, बाकी के पार्ट आप चैनल पर जाके देख लेना, क्योंकि गाइस आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो साथियों ये एग्ज़ाम डेट मैंने डाल दी है, 14 तारीख से आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो साथियों आपको फुल तैयारी कर लेनी चाहिए, तो जाके वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों फर्स्ट क्वेश्चन आपका। तो राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद। साथियों हैदराबाद में शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित कौन खनिजों का भंडार कहा जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। दक्षिण अमेरिका में स्थित कौन खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटागोनिया का पठार। साथियों पोटागोनिया का पठार खनिजों का भंडार कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। बताइए साथियों 38वीं समांतर सीमा रेखा है वो कितने देशों को विभाजित करती है, किन दो देशों को विभाजित करती है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है 38वीं समांतर सीमा रेखा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का क्या नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेटेनियन सागर। साथियों ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेरटेनियन सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक महत्वपूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनारी। साथियों कनारी जो है आपकी महासागर में एक पूर्ण वृत्त में योगदान नहीं देती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, कनारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। बताइए साथियों भारत के किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमा। साथियों जमा ये इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। बताइए साथियों स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित कौन सा पतन है, युग्म है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, पोर्ट साइद तथा स्वेज। पोर्ट साइद तथा स्वेज युग्म अवस्थित हैं साथियों स्वेज नहर के दोनों सिरों पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023 और 24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत योगदान के लिए अधिकतम जमा सीमा कितनी बढ़ाई जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो साथियों राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 लाख से 30 लाख रुपए तक की जमा सीमा राशि बढ़ाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023 और 24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। बताइए साथियों रेलवे को कितना परिव्यय प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.40 लाख करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में साथियों इसका विवरण कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। बताइए साथियों नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री।
भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। साथियों बताइए, जो भारत में शेयर बाजार हैं उनका मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है। तो जो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। साथियों ये मुख्य नियंत्रक कार्य करता है, ऑप्शन डी इसलिए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित बजट 2023-24 के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। बताइए साथियों, अटल पेंशन योजना के जो पंजीकरण होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है साथियों। भारत यूपी का जो साथियों वो अटल पेंशन योजना में जो पंजीकरण कराते हैं वो उसका फर्स्ट स्थान है, किसका, उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध है। बताइए साथियों किससे संबंध है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देना। साथियों तो साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध है पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करना, जो कि साथियों अभी पीछे बटे थे, आईटीआई वालों को दिए गए थे और जितने भी छात्र बीएससी और बीएससी वाले बीएड वाले जितने भी छात्र हैं सबको दिए गए थे पिछले साल। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत कितने जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, करंट अफेयर्स का मान लो से। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, कितने जिले और कितना यानी कि कितने मेडिकल कॉलेज जनपद में खोले जा चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 जनपदों में साथियों मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर में असेंबलर का क्या कार्य है। बताइए साथियों कंप्यूटर में असेंबलर का क्या कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 16वें क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 17वां नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत उद्योग। साथियों विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शासन के कार्यों के लिए कंप्यूटर के प्रयोगों को क्या कहा जाता है। बताइए साथियों क्या कहा जाता है। तो जो राइट आंसर ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, ई गवर्नेंस। साथियों ई गवर्नेंस से कहा जाता है, ई गवर्नेंस, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सुलह एक कुल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। बताइए साथियों किस शासक द्वारा सुलह एक कुल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुआ था साथियों उसमें मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदाशिव भाऊ ने मराठा सेना का नेतृत्व किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत प्यारा सवाल है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों के कार्यक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए साथियों पहला नंबर आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड, दूसरा नंबर आपका लॉर्ड इरविन, तीसरा नंबर आपका लॉर्ड कर्जन और चौथा नंबर आपका लॉर्ड डार्लिंग। तो बताइए साथियों जिनका कार्यकाल है वो एक क्रम से लगाते जाइए इस तरीके से,
तो बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो साथियों बताइए इस कूट को सही तरीके से लगाइए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 4 3 4 1 2। साथियों राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित हुई। बताइए साथियों, जो ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके काल में स्थानांतरित हुई। तो जो राइट आंसर साथियों बताइए क्या होगा इस प्रश्न का। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित हुई। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी करते जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली लाकर स्थापित करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है और पूरी क्लास को आराम से देख लो। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली लाकर स्थापित करवाया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था, वो फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब ने किसे साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। बताइए साथियों, साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो जो राइट आंसर ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। रोशन आरा ने साथियों, रोशन आरा को ये उपाधि प्रदान की थी साथियों। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वजीर गाजुद्दीन ने किस मुगल शासक को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वजीर गाजुद्दीन ने किस मुगल शासक को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो बताइए कौन सा शासक था साथियों वो। तो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शाह आलम द्वितीय को उन्होंने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। जो साथियों खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन थे। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। साथियों इसके प्रमुख नेता थे, खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो थे साथियों मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट मार लो और याद कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर भारत को शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र कब दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 27वें क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी में साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, वो किस अधिनियम के तहत। तो जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 28वें क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1919 में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, वो हुई थी भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। बताइए साथियों निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। बताइए साथियों कौन सा अधिनियम था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1892 का भारतीय
परिषद अधिनियम साथियों ऑप्शन डी। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है साथियों। याद कर लेना, नोट कर लेना, यहाँ पर निशान लगा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? बताइए साथियों कौन सा अधिकार है जो कि भारतीयों को, केवल भारतीयों के लिए ही प्राप्त है और बाहर के जो विदेशी लोग आते हैं उनके लिए नहीं? तो जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त नहीं है, भारत में रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सिंपल आपको इसका टेस्ट लगाना है और टेस्ट में आपका जो भी आंसर आए उसको कमेंट में टाइप करना है और हमें सेंड कर देना है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमालयन अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? साथियों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ी होगी तो इसका आंसर आपको बहुत आसानी से दे देंगे, नहीं फिर भी आप कोशिश करना देने की, कमेंट में टाइप करना। हाल ही में किसे दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिमालयन अध्ययन केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताना साथियों क्या है आपका राइट आंसर। मैं आपका इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो साथियों आपने इस वीडियो में दिल्ली पुलिस स्टैटिक जीके से 30 क्वेश्चन पढ़े। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और साथियों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे भी कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो आप सबसे पहले देख चुके हैं। तो साथियों दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो आप जितनी भी वीडियो हो सके, जितनी भी तैयारी हो सके आप उतना करिए। बाकी मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई है दिल्ली पुलिस से स्टैटिक जीके की, तो जाके उनको जरूर देख लेना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपने इस क्लास में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़े। तो साथियों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।